हेलो एवरीवन दोस्तों आज मैं लेकर आया आप लोगों के लिए डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 1 देखा था, आज हम लोग 2 देखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर इंग्लिश में भी दीजिए क्वेश्चन पेपर, तो मैंने इंग्लिश में भी ट्राई किया है इसको। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है इंग्लिश में भी देख सकते हैं और जो हिंदी वाले हैं हिंदी में भी देख सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध है। यानी कि जो ओलंपिक में फ्लैग होता है उसमें जो 5 छल्ले होते हैं उसका संबंध किससे है? द 5 ब्रेक्स इन द ओलंपिक फ्लैग आर रिलेटेड टू। या फर्स्ट ऑप्शन है ओलंपिक चिन्ह से, यानी कि फ्रॉम द ओलंपिक सिंबल। बी ऑप्शन है 5 सितारों से, यानी कि फ्रॉम द 5 स्टार्स। सी ऑप्शन है 5 महाद्वीपों से। डी ऑप्शन है महासागरों से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ओलंपिक में फ्लैग होता है, यानी कि जो ओलंपिक में फ्लैग होता है उसमें जो 5 छल्ले होते हैं दोस्तों, 5 छल्ले जो होते हैं वो किससे रिलेट होता है, किससे संबंध है दोस्तों इनका? दोस्तों इनका जो संबंध है छल्लों का वो है 5 महाद्वीपों से। किससे दोस्तों? 5 महाद्वीपों से। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि जो ओलंपिक में ध्वज होते हैं उनका 5 छल्लों का संबंध किससे होता है? 5 महाद्वीपों से। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? वेयर इज लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड? तो दोस्तों जो लक्ष्मीबाई यानी कि जो एलएनआईपी है वो कहाँ पर है? एलएनआईपी जो कॉलेज है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन है झांसी में, बी ऑप्शन है आगरा में, सी ऑप्शन है ग्वालियर में और डी ऑप्शन है दोस्तों दिल्ली में। तो दोस्तों जो एलएनआईपी कॉलेज है वो कहाँ पर है? वो दोस्तों ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो जो एलएनआईपी कॉलेज है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। दोस्तों जो एलएनआईपी की स्थापना की थी वो कब की थी? 1957 में। कब की थी दोस्तों? 1957 में। इसके जो प्रथम यानी कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे वो कौन थे? पीएम जोसेफ। कौन थे दोस्तों? पीएम जोसेफ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि मूवमेंट संभव है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन द स्पाइन? तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है जो स्पाइन है, स्पाइनल जो कॉर्ड होती है बैक में, उसमें कितने प्रकार की गतिविधि यानी कि मूवमेंट, जो मूवमेंट है वो संभव है, यानी कि कितने टाइप्स के मूवमेंट पॉसिबल है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि जो बैक होती है उसमें कितने मूवमेंट पॉसिबल है। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिए, पहले तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 1 एंड डी ऑप्शन है 2 यानी कि 2। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों जो स्पाइनल में जो मूवमेंट हो सकते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हो सकते हैं दोस्तों? 4 टाइप के। कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों फर्स्ट है एक्सटेंशन। कौन सा है? एक्सटेंशन। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड है वो है फ्लेक्शन, यानी कि जो बैक है उसमें हम लोग फ्लेक्शन कर सकते हैं और एक्सटेंशन। उसके बाद दोस्तों तीसरा है लेटरल फ्लेक्शन। कौन सा है दोस्तों? लेटरल फ्लेक्शन। इसके बाद दोस्तों जो चौथा है एक्सियल रोटेशन, यानी कि हम लोग रोटेशन कर सकते हैं एक्सियल रोटेशन। यानी कि दोस्तों जो स्पाइन है उसमें हम लोग 4 प्रकार के मूवमेंट कर सकते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप से। कौन कौन से? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और लेटरल फ्लेक्शन और एक्सियल रोटेशन, यानी कि 4 टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द गोल पोस्ट इन अ फुटबॉल गेम? यानी कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो फुटबॉल गेम है उसमें जो गोल पोस्ट होता है
गोल पोस्ट जो होता है दोस्तों, गोल पोस्ट जो होता है उसमें इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी जो हाइट होती है, यहाँ ऑप्शन दिया है 2.36 मीटर, बी ऑप्शन है 2.40 मीटर, सी ऑप्शन है 2.56 मीटर एंड डी ऑप्शन है 2.44 मीटर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन 2.44 मीटर। यानी कि जो गोल पोस्ट की हाइट होती है वो कितनी होती है? 2.44 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? 2.44 मीटर। तो जो गोल पोस्ट की हाइट होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 2.44 मीटर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? यानी कि दोस्तों जो साई है, क्वेश्चन में पूछ रहा है जो साई है यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई, प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए 1982 यानी कि 1982, बी ऑप्शन है 1983 यानी कि 1983, सी ऑप्शन है 1984 यानी कि 1984 एंड डी ऑप्शन है 1985 यानी कि 1985। तो दोस्तों जो साई है, साई की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों जो साई की स्थापना हुई है वो 1984 में हुई है। कब हुई है दोस्तों? 1984 में। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 1984 में जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसकी स्थापना हुई है। यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो इंडिया है वो स्टेब्लिश हुआ है, कब हुआ है? 1984। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक सॉरी दोस्तों ये सुम्बकर है। क्या है दोस्तों? सुम्बकर। इसको आप सुम्बकर कर लेना। तो सुम्बकर की प्रथा शुरू हुई है। द प्रैक्टिस ऑफ ओलंपिक स्टार्टेड इन द ओलंपिक गेम्स। यानी कि दोस्तों जो सुम्बकर है, सुम्बकर होता है, उसमें प्रथा कब शुरू हुई है ओलंपिक खेलों में? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए पेरिस फ्रांस, यानी कि पेरिस फ्रांस में 1984, बी ऑप्शन है लॉस एंजलिस 1932, सी ऑप्शन है मैक्सिको 1968 एंड डी ऑप्शन है लंदन यानी कि 1948। तो दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो सुम्बकर है उसकी प्रथा कब शुरू हुई है ओलंपिक खेलों में? तो दोस्तों जो सुम्बकर है उसकी ओलंपिक में शुरू हुई है मैक्सिको के ओलंपिक में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि दोस्तों जो सुम्बकर है उसकी प्रथा ओलंपिक में, जो ओलंपिक हुए थे मैक्सिको ओलंपिक 1968 में, कब हुए थे दोस्तों? 1968 में जो मैक्सिको ओलंपिक हुए थे उसमें सुम्बकर, जो ओलंपिक सुम्बकर है उसकी प्रथा शुरू हुई। सुम्बकर है दोस्तों, उसकी प्रथा शुरू हुई 1968 में मैक्सिको के ओलंपिक में। दोस्तों ओलंपिक में सुम्बकर जो प्रयोग पहली बार हुआ है वो कब हुआ है? 1968 मैक्सिको के ओलंपिक में। दोस्तों जो सुम्बकर का चयन मेजबान देश है वो अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप करता है। किसके अनुरूप करता है? जो सुम्बकर होता है दोस्तों, जो ऑर्गेनाइज कराता है, यानी कि जो मेजबान देश होता है वो अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप करता है। यानी कि दोस्तों जो प्रथम ओलंपिक सुम्बकर है उसका नाम क्या था? जो प्रथम ओलंपिक सुम्बकर का नाम है पालोमा। क्या नाम था? जो पहला सुम्बकर था दोस्तों उसका नाम था पालोमा। पालोमा रखा गया था, जो एक कबूतर था। क्या था दोस्तों? एक कबूतर था जिसका नाम क्या था? क्या नाम रखा था? पालोमा, जो कि 1938 से ओलंपिक सुम्बकर है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक के कार्य है। द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क टू पॉपुलराइज फिजिकल एजुकेशन आर। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है जो फिजिकल एजुकेशन है, क्या है दोस्तों? जो फिजिकल एजुकेशन है उसको लोकप्रिय यानी कि जो पॉपुलराइजेशन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि कौन से कार्य है जो इम्पोर्टेंट है इसके बनाने के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए समाज की जागरूकता यानी कि अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी, बी ऑप्शन है निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन, सी ऑप्शन है विस्तृत प्रचार यानी कि वाइड पब्लिसिटी एंड डी ऑप्शन है पर्याप्त छात्रवृत्ति यानी कि एडिक्यूट स्कॉलरशिप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों सही?
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ए, समाज की जागरूकता यानी कि अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी। क्या होगा दोस्तों? अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी, यानी कि लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन के बारे में, तभी वह क्या लोकप्रिय बन सकता है। क्या बन सकता है? लोकप्रिय बन सकता है। किसकी वजह से? समाज में जागरूकता की वजह से, यानी कि अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में हम लोग फिजिकल एजुकेशन को जागरूक करेंगे तभी वह क्या लोकप्रिय बनेगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा किए गए चक्र का रिकॉर्ड कौन रखता है? हु कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ साइकिल डन बाय रनर्स इन लॉन्ग डिस्टेंस रेस। यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी कि जो लंबी दूरी यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग होती है उसमें जो रिकॉर्ड होता है उसको कौन रखता है, यानी कि जो चक्र का रिकॉर्ड कौन रखता है, यानी कि कितने जो राउंड लगाए उसका रिकॉर्ड कौन रखता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है अनाउंसर यानी कि उद्घोषक, बी ऑप्शन है मार्शल, सी ऑप्शन है जज एंड डी ऑप्शन है लैप स्कोरर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन, लैप स्कोरर। यानी कि जो चक्र यानी कि जो सर्कल होता है, रनर सर्कल होता है, उसका जो रिकॉर्ड रखता है वो कौन रखता है? लैप स्कोरर। इसको हम लोग लैप स्कोरर बोलते हैं। तो जो लैप स्कोरर होता है वो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है किसकी? जो लंबी दूरी के दौड़ के धावक होते हैं, यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेयर्स होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड रखता है किसका? चक्र का। वो कौन रखता है? लैप स्कोरर। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में राइडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होते हैं? दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, इन कबड्डी गेम द राइडर गेट्स बोनस पॉइंट्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एटलीस्ट हाउ मेनी अपोजिट प्लेयर्स। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कबड्डी खेल है उसमें जो राइडर होता है, राइडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थित, यानी कि कितने प्लेयर्स होने चाहिए किसमें? जो कबड्डी का ग्राउंड है इसमें कितने प्लेयर्स होना चाहिए, कितने प्लेयर्स होना चाहिए जिनकी उपस्थिति से बोनस अंक प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? बोनस अंक प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए 3 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स, सी ऑप्शन है 5 प्लेयर्स एंड डी ऑप्शन है 6 प्लेयर्स। तो दोस्तों कितने होंगे यहाँ पे जिससे कि उसको बोनस अंक प्राप्त होंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, यानी कि यहाँ पे 6 प्लेयर होना चाहिए। कितने दोस्तों? 6 प्लेयर होने चाहिए, तभी उसको क्या है? बोनस अंक प्राप्त होंगे। क्या होंगे दोस्तों? बोनस अंक प्राप्त होंगे। यहाँ क्वेश्चन में भी पूछ रहा है जो कबड्डी खेल में राइडर होता है उसको कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ी, यानी कि जो अपोनेंट टीम है उसमें कितने खिलाड़ी उपस्थित होना चाहिए जिससे कि उसको बोनस अंक प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ आंसर होगा इसका 6 प्लेयर। कितने दोस्तों? 6 प्लेयर होना चाहिए जिससे कि उसको बोनस अंक प्राप्त हो। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खेल प्रबंधन है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज, यानी कि दोस्तों जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है यानी कि खेल प्रबंधन है वो क्या है? यहाँ ऑप्शन दिए आर्ट्स, बी ऑप्शन है विज्ञान साइंस, सी ऑप्शन है कला और विज्ञान बोथ और एंड साइंस एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन नाइदर ऑफ दिस आर सुटेबल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। यानी कि दोस्तों जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो क्या है? आर्ट्स और साइंस। क्या है दोस्तों? कला और विज्ञान। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है दोस्तों कला और विज्ञान दोनों ही है, यानी कि बोथ आर्ट्स एंड साइंस। क्योंकि दोस्तों जो खेल प्रबंधन है वो क्या है? विज्ञान एवं कला दोनों है। क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें निर्धारण करने से पूर्व उनके सिद्धांतों का परीक्षण कर लेना
क्या है दोस्तों, परीक्षण कर लेना आवश्यक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्या होगा दोस्तों, सी। यानी कि जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो दोनों ही है, आर्ट्स एंड साइंस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टू हेल विद हॉकी इनमें से किसकी आत्मकथा है? टू हेल विद हॉकी इज द ऑटोग्राफी ऑफ। तो दोस्तों जो टू हेल विद द हॉकी है उसमें किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है जो आत्मकथा है टू हेल विद द हॉकी वो किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ ऑप्शन दिया असलम शेर खान, बी ऑप्शन है समी उल्लाह, बी सी ऑप्शन है पॉल लेटजर्स एंड डी ऑप्शन है कार्न वालिस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन, असलम शेर खान। तो दोस्तों जो आत्मकथा है वो किसने लिखी है? असलम शेर खान की। किसकी है दोस्तों? असलम शेर खान। जो टू हेल विद द हॉकी है वो किसकी है? असलम शेर खान। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो असलम शेर खान है दोस्तों ये इंडियन हॉकी प्लेयर है। कौन है दोस्तों? इंडियन हॉकी प्लेयर। तो दोस्तों जो टू हेल विद द हॉकी है वो आत्मकथा किसकी है? असलम शेर खान, जो कि इंडिया प्लेयर है। कौन है? इंडियन हॉकी प्लेयर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज हेपेटाइटिस बी वायरस अफेक्ट? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, कौन सा दोस्तों? हेपेटाइटिस बी वायरस है वो शरीर यानी कि बॉडी के किस अंग यानी कि कौन से पार्ट को, बॉडी के कौन से पार्ट को प्रभावित करता है यानी कि अफेक्ट करता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में दिया है यकृत यानी कि लीवर, बी ऑप्शन है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, सी ऑप्शन है हृदय यानी कि हार्ट एंड डी ऑप्शन है किडनी यानी कि गुर्दा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ हम लोग क्वेश्चन में समझते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो बॉडी के किस पार्ट को यानी कि शरीर के किस पार्ट को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन, लीवर को अफेक्ट करता है। कौन? हेपेटाइटिस बी। किसको करता है? लीवर को। दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी है वो क्या है? एक संक्रामक रोग है यानी कि वायरस है जो क्या है? तीव्र यानी कि तेजी से फैलता है। कैसे फैलता है दोस्तों? जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो बहुत तेजी से फैलता है। दोस्तों यह जो वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस दोस्तों जो है वो क्या है? एक डीएनए वायरस है। कौन सा है दोस्तों? दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो कैसा है? डीएनए वायरस है। दोस्तों यह जो इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस बी वो किसको करता है? यकृत को यानी कि लीवर को करता है। यानी कि दोस्तों जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है मनुष्य को, यानी कि मनुष्य जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है मनुष्य को यानी कि ह्यूमन को। तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसमें शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। किसको करता है? लीवर को। यह जो वायरस है वो कैसा है? डीएनए वायरस। कैसा है दोस्तों? डीएनए वायरस। और यह जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है। द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड रिकवरी इज बेस्ड ऑन। यानी कि दोस्तों प्रयास एवं पुनः है उसकी शक्ति प्राप्ति, यानी कि जब कोई हम ट्रेनिंग करते हैं उसकी प्राप्त करने के लिए यानी कि रिकवरी करने के लिए वह कौन से सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल है जिस पे यह आधारित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है निरंतर प्रशिक्षण विधि यानी कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, बी ऑप्शन है अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग, सी ऑप्शन है फाटलेक प्रशिक्षण विधि यानी कि फाटलेक ट्रेनिंग एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यानी कि जो एफर्ट एंड रिकवरी है वो कौन सी प्रिंसिपल पर आधारित है? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, क्योंकि जो इंटरवल ट्रेनिंग है दोस्तों, इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो समय पर खिलाड़ियों को क्या है? हर बार तेज गति से कार्य करने यानी कि कभी स्पीड से वर्क करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करने का समय रिकवरी पीरियड दिया जाता है। यानी कि जब कोई ट्रेनिंग दी जा रही है स्पीड के साथ
उसके बाद जो प्लेयर होते हैं उनको क्या है, हम टाइम देते हैं रिकवरी के लिए। तो इससे क्या होता है, वो अपनी रिकवरी है जो शक्ति है वो क्या है वापस से प्राप्त कर लेता है, यानी कि रिकवरी कर लेता है। इसलिए इसका ट्रेनिंग इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का यूज करते हैं। इसलिए जो रिकवरी होती है यानी कि शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड पर। किस पर दोस्तों, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड पर। दोस्तों जो फिनलैंड के कोच हैं, एथलेटिक कोच अवेव बिकेला, उन्होंने 1920 में इस प्रशिक्षण का क्या, इंटरवल जो ट्रेनिंग है उसका प्रशिक्षण किया, यानी कि विधि का आविष्कार किया। किसने किया दोस्तों, 1920 में। कब किया दोस्तों, 1920 में। किसने किया था, फिनलैंड के। कब किया दोस्तों, जो फिनलैंड के कोच है एथलेटिक कोच अवेव बिकेला। कौन दोस्तों, अवेव बिकेला। उन्होंने 1920 में इसका आविष्कार किया, किसका, इंटरवल ट्रेनिंग का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। विच टीचिंग मेथड इज कंसिडर्ड बेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन। यानी कि दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें कौन सी बेस्ट मेथड है, जो टीचिंग मेथड है वो फिजिकल एजुकेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है आदेश पद्धति यानी कि ऑर्डर मेथड, बी ऑप्शन है प्रदर्शन पद्धति यानी कि डेमोस्ट्रेशन मेथड, यानी कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेमो देते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन है मौखिक पद्धति यानी कि ऑरल मेथड, एंड डी ऑप्शन है चर्चा पद्धति यानी कि डिस्कशन मेथड, यानी कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है बेस्ट कौन सी है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो मेथड है वो कौन सा है फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। कौन सा, डेमोस्ट्रेशन मेथड। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में सबसे ज्यादा हम लोग क्या है, प्रैक्टिकल करते हैं, इसलिए डेमोस्ट्रेशन जो मेथड है वो सबसे ज्यादा सही मानी जाती है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कौन सी, डेमोस्ट्रेशन मेथड। किसमें, फिजिकल एजुकेशन में। यानी कि दोस्तों जो टीचिंग मेथड है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, किसमें, फिजिकल एजुकेशन में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार होता है, द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बास्केटबॉल बॉल। तो दोस्तों जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल जो है उसका जो बॉल होता है उसका अधिकतम वेट कितना होता है, यानी कि मैक्सिमम वेट कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है 450 ग्राम, बी ऑप्शन है 550 ग्राम, सी ऑप्शन है 650 ग्राम, एंड डी ऑप्शन है 750 ग्राम। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है जो बॉल है बास्केटबॉल उसका मैक्सिमम वेट कितना होता है, यानी कि अधिक से अधिक कितना वेट होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, 650 ग्राम। यानी कि जो बॉल का वजन होता है दोस्तों, बॉल का वजन होता है वो कितना होता है, 650 ग्राम। कितना है दोस्तों, 650 ग्राम। दोस्तों यहाँ पे 3 कैटेगरी है, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग बॉल होती है और अलग अलग वेट होता है। तो जो सब जूनियर होते हैं दोस्तों, जो सब जूनियर होते हैं उसमें 6 नंबर बॉल का यूज किया जाता है और उसका वेट बहुत कम होता है इससे। और इसके बाद जूनियर में 7 नंबर का यूज किया जाता है मेंस में। उसके बाद सीनियर में भी 7 नंबर का यूज किया जाता है। और जो सब जूनियर गर्ल्स और सीनियर गर्ल्स होती है उसमें 6 नंबर यूज किया जाता है। कितना, जो बॉल साइज 6 नंबर है उसका यूज किया जाता है वुमेन्स में, जूनियर और सब जूनियर और सीनियर। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है जो बास्केटबॉल बॉल है उसका कितना ग्राम होता है, कितना वेट होता है अधिकतम। तो दोस्तों इसका आंसर है 650 ग्राम, यानी कि 650 ग्राम होता है बॉल में मैक्सिमम वेट। तो दोस्तों जो बास्केटबॉल है उसका आविष्कार किया था डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने। किसने किया था, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने। कब किया था दोस्तों, 1891 में स्प्रिंग कॉलेज में जो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ है उन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया। दोस्तों मैं बास्केटबॉल के जो क्वेश्चन है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खो खो मैच की व्यवस्था के लिए एम्पायर होना चाहिए, देयर शुड बी एम्पायर्स टू अरेंज खो खो मैच। यानी कि दोस्तों जो खो खो मैच है, खो खो खेल है उसमें जो एम्पायर होते हैं
उसमें व्यवस्था यानी कि अरेंज करने के लिए कितने एम्पायर्स की जरूरत होती है, यानी कि कितने एम्पायर्स होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? 2, यानी कि जो 2 एम्पायर है वो खो खो मैच में होना चाहिए, यानी कि आवश्यकता है कितने? 2 जो एम्पायर है खो खो मैच में होने ही चाहिए, कितने? 2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनीमिया? यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है जो एनीमिया है उसका मेन कंपोनेंट यानी कि मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे हमें देखना है ऑप्शन में से इसके जो मुख्य घटक है वो कौन सा है। तो यहाँ ए ऑप्शन है रक्त कोशिकाओं की कमी यानी कि डिफिशियंसी ऑफ ब्लड सेल्स, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है प्राणवायु की कमी यानी कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑप्शन है खनिजों की कमी यानी कि मिनरल्स की कमी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य घटक है एनीमिया के वो क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा इसका बी ऑप्शन हीमोग्लोबिन, यानी कि जो इसके मुख्य घटक है वो क्या है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की कमी। यानी कि दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है? एक जटिल प्रोटीन है। क्या है? हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों वो क्या है? एक जटिल प्रोटीन होता है जिसमें क्या है? लोहे की पर्याप्त मात्रा, यानी कि दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है उसमें प्रोटीन की जो लोहे की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें क्या है? रक्त संचार यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें क्या है? सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों हीमोग्लोबिन में मात्रा? रक्त की 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है, जो क्या करती है दोस्तों? रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी होने से, यानी कि दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है उसमें रक्त की मात्रा कमी होने से क्या होता है दोस्तों? एनीमिया रोग। क्या होता है दोस्तों? एनीमिया रोग होता है, जैसे हम एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एनीमिया कहते हैं। दोस्तों जो एनीमिया है इसके कुछ लक्षण है, जैसे कि सांस फूलना, जो कि सबसे ज्यादा क्या है? औरतों में पाया जाता है। किसमें? जो फीमेल होती है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है सांस फूलना। तो दोस्तों इसका जो मुख्य घटक है वो क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक लेना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो WHO है उसके अकॉर्डिंग जो सोडियम है उसकी 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। यानी कि जो 1.7 है ग्राम उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। क्या? नमक। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द अमाउंट ऑफ सोडियम शुड नॉट एग्जिट 1.7 ग्राम्स पर डे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 10 ग्राम, 7 ग्राम, 5 ग्राम एंड डी ऑप्शन है 8 ग्राम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन 5 ग्राम। यानी कि दोस्तों जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके अनुसार सोडियम की जो मात्रा है 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन अर्थात 5 ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। यानी कि 5 ग्राम जो है दिन में पर डे उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। यानी कि पर डे कितना लेना चाहिए? 5 ग्राम, उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किसी आम बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी है। यानी कि दोस्तों जो बैरियाट्रिक सर्जरी होती है वो जीवन शैली से जुड़ी किसी आम बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी होती है। यानी कि किस बीमारी है, वह कौन सी बीमारी है जो ठीक करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ लिखा हुआ है, बैरियाट्रिक सर्जरी इज नेसेसरी टू क्योर सम कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड टू डिसीज। यानी कि कौन सी डिसीज है, यानी कि कौन सी वह बीमारी है जो बैरियाट्रिक सर्जरी से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो होती है, बी ऑप्शन है मोटापा यानी कि ओबेसिटी,
सी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। दो टाइप्स होते हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, एंड डी ऑप्शन है पीठ दर्द यानी कि बैक पेन। तो दोस्तों जो बैरियाट्रिक सर्जरी है वो कौन सा होगा यहाँ पे बीमारी को ठीक करने के लिए, कौन सी बीमारी को ठीक करता है बैरियाट्रिक सर्जरी? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, मोटापा। किसको? ओबेसिटी यानी कि मोटापा को, मोटापा जो बीमारी होती है यानी कि ओबेसिटी जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी का यूज करते हैं। किसका? बैरियाट्रिक सर्जरी का यूज करते हैं। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है जो बैरियाट्रिक सर्जरी है वो किसके काम आती है, किस बीमारी को ठीक करने में काम आती है? वो आती है ओबेसिटी, मोटापा। किसको? ओबेसिटी को ठीक करने की। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कहा जाता है कि श्री बर्गर में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतियोगिता की कल्पना की थी, जैसे बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसे बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। इट इज सेड दैट मिस्टर बर्गर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कन्विंस ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑल्सो नो एज द बर्गर सिस्टम। यानी कि दोस्तों जो बर्गर है, श्री बर्गर है, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है, कंपटीशन की कल्पना की थी। किसकी? जो कंपटीशन होते हैं दोस्तों, टूर्नामेंट जो होते हैं उसकी क्या है, कल्पना की थी, जिसे क्या है बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है नॉकआउट टूर्नामेंट, बी ऑप्शन है लीग टूर्नामेंट, सी ऑप्शन है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, एंड डी ऑप्शन है चैलेंज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, यानी कि जो बर्गर सिस्टम है, यानी कि जो बर्गर टूर्नामेंट है, बर्गर सिस्टम, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, लीग। यानी कि लीग टूर्नामेंट को हम क्या है, राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राउंड रोबिन, राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं दोस्तों। तो जो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, लीग। क्योंकि दोस्तों जो श्री बर्गर थे वो क्या है, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है, लीग टूर्नामेंट के बारे में कल्पना की थी। यानी कि उन्होंने लीग टूर्नामेंट के बारे में बताया था दोस्तों। इसी कारण इसे बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो लीग टूर्नामेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्गर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बर्गर सिस्टम भी कहते हैं। किसको? जो लीग टूर्नामेंट है उसको बर्गर सिस्टम भी कहते हैं। इसकी जो कल्पना की थी पहले, वो किसने की थी? श्री बर्गर ने, जो कि पहले व्यक्ति थे। तो इसका आंसर होगा लीग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन सी खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं जिससे रक्तचाप में कमी आती है तथा एकाग्रता बढ़ती है? Which players use beta blockers to show good performance and achieve achievements in their respective sports which reduce blood pressure and increase concentration? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जो खुद के जो स्पोर्ट्स होते हैं, यानी कि जो पर्सनल स्पोर्ट्स होते हैं प्लेयर्स के, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, यानी कि शो करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, यानी कि उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, यानी कि अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स, यानी कि कौन से वे प्लेयर हैं जो बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं? किसका दोस्तों? तो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उनका कौन से खिलाड़ी हैं जो यूज करते हैं, किसके लिए? अच्छे प्रदर्शन के लिए और अचीवमेंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए जिम्नास्टिक, यानी कि जिम्नास्टिक करने वाले, बी ऑप्शन है तैराक यानी कि स्विमर्स, बी ऑप्शन है निशानेबाज यानी कि शूटर्स, एंड डी ऑप्शन है बास्केटबॉल तथा हैंडबॉल खिलाड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, निशानेबाज, शूटर्स। यानी कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनका यूज करते हैं कौन? निशानेबाज। दोस्तों जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्या है, रक्तचाप में कमी आती है और एकाग्रता बढ़ाती है। क्या करती है दोस्तों?
जो हाई ब्लड प्रेशर है उसमें क्या है नॉर्मल कर देती है, यानी कि कम कर देती है, और एकाग्रता को बढ़ा देती है। दोस्तों यह क्या है, जो परफॉर्मेंस होता है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि अचीवमेंट पाने के लिए यह किया जाता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्लैक कार्ड निम्नलिखित में से किस खेल विनियामक विकल्प है? ब्लैक कार्ड इज रेगुलेटरी ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? यानी कि दोस्तों जो ब्लैक कार्ड होता है वो कौन से स्पोर्ट्स में दिया जाता है, यानी कि कौन से स्पोर्ट्स में यानी कि खेल में दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है आइस हॉकी, बी ऑप्शन है फेंसिंग, सी ऑप्शन है टेबल टेनिस, डी ऑप्शन है हॉकी एंड ई ऑप्शन है बैडमिंटन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है, कूट का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए दिया है 2 और 5, बी ऑप्शन है 3 और 5, दो ऑप्शन है 2 या 4 एंड डी ऑप्शन है 1 और 4। तो दोस्तों यहाँ हमें देखना है कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन, यानी कि जो दूसरा है फेंसिंग और बैडमिंटन। किसमें दोस्तों? जो फेंसिंग है और बैडमिंटन में क्या करते हैं दोस्तों? ब्लैक कार्ड देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? ब्लैक कार्ड देते हैं। किसमें? फेंसिंग गेम में और बैडमिंटन गेम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कि जो ब्लैक कार्ड है वो किस में देते हैं? फेंसिंग गेम में और बैडमिंटन में। किसमें दोस्तों? फेंसिंग और बैडमिंटन गेम में ब्लैक कार्ड का यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? विच ग्लैंड कंट्रोल शुगर इन ह्यूमन बॉडी? यानी कि दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो शुगर यानी कि जो ग्रंथि शर्करा यानी कि जो कंट्रोल शुगर यानी कि जो शुगर होता है उसमें कौन कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी में? तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है प्यूटरी ग्रंथि, बी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, सी ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि एंड डी ऑप्शन है पेनक्रियास ग्रंथि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन, पेनक्रियास ग्रंथि। यानी कि दोस्तों जो पेनक्रियास ग्रंथि होती है, ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है? वो मानव शरीर में जो शर्करा होता है यानी कि शुगर जो होता है उसको कंट्रोल करती है। जो शुगर होती है वो उसको कंट्रोल कौन करता है? पेनक्रियास। क्या करता है दोस्तों? पेनक्रियास कंट्रोल करती है मानव शरीर में। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। दोस्तों जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो अमाशय है वो क्या करता है? पेनक्रियाज अमाशय के पीछे थोड़ा नीचे स्थित रहता है। यानी कि जो पेनक्रियाज होता है दोस्तों, अमाशय होता है उसके क्या है? नीचे होता है। पेनक्रियाज के दो प्रमुख हार्मोन्स है। यानी कि दोस्तों जो पेनक्रियाज है उसके दो हार्मोन्स है। कौन कौन से है दोस्तों? एक है इंसुलिन, एक है दोस्तों इंसुलिन, और तथा एक है ग्लूकागोन्स। क्या है दोस्तों? ग्लूकागोन्स। एक कौन सा है दोस्तों? इंसुलिन, और दूसरा है ग्लूकागोन्स। दोस्तों इसमें क्या है? हार्मोन शर्करा को नियंत्रित करते हैं। यानी कि दोस्तों जो प्रमुख जो हार्मोन है दो, वो क्या करते हैं? जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कंट्रोल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यह मांसपेशी की चोट है, इट इज मसल्स इंजरी। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन है, इसमें से हमें देखना है जो मसल्स जो मांसपेशी है उसकी इंजरी कौन सी है। यानी कि जो मांसपेशी की इंजरी है वह कौन सी है, यहाँ देखना है हमें। तो यहाँ ए ऑप्शन है रगड़, यानी कि रब। दोस्तों जो बॉडी पार्ट होता है उसको जैसे रगड़ना, वो मसल से क्या है? रिलेट नहीं करती। यानी कि जो मसल्स इंजरी है वो बिल्कुल नहीं है। तो बी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जो हड्डी टूटने आएगी, फ्रैक्चर। दोस्तों जो बोन हड्डी जो फ्रैक्चर होती है वो भी मसल्स इंजरी बिल्कुल नहीं है, यानी कि मसल से रिलेट नहीं है। दोस्तों सी मोच यानी कि स्प्रेन, जो मोच होती है दोस्तों
उसमें क्या है, एक लिगामेंट होता है, यानी कि जो हड्डी होती है दोस्तों, हड्डी जो होती है वो क्या है, आपस में कनेक्ट होती है, यानी कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। यानी कि जब दो हड्डी आपस में जुड़ती हैं तो उसको लिगामेंट बोलते हैं। दोस्तों इसमें जो इंजरी होती है, यानी कि जो लिगामेंट होते हैं उसमें इंजरी होती है, वो कौन सी होती है, स्प्रेन होती है, यानी कि मोच आना। इसके बाद दोस्तों डी ऑप्शन है यहाँ पे, खिंचाव यानी कि स्ट्रेन। दोस्तों स्ट्रेन क्या होता है, जो एक हड्डी और दूसरी मसल्स, यानी कि मसल्स जो है हड्डी से कनेक्ट होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको टेंडन कहते हैं। क्या दोस्तों, टेंडन कहते हैं। और लिगामेंट किससे कहते हैं, दो बोन जो आपस में जुड़ी होती है। तो दोस्तों जो मसल्स है वो किससे जुड़ी होती है, बोन से, उसको क्या कहते हैं, टेंडन। तो दोस्तों जो टेंडन में इंजरी होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेन, यानी कि खिंचाव आना, यानी कि जो मसल्स होती है उसमें खिंचाव आना, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन, जो कि मसल से जुड़ी होती है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मसल्स की चोट है, क्या दोस्तों, मसल्स की चोट है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। क्योंकि जब अत्यधिक खिंचाव के कारण क्या है दोस्तों, जो मसल्स होती है उसमें फाइबर क्या है, फट जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो मसल्स में फाइबर होते हैं वो इस खिंचाव के कारण क्या है, फाइबर क्या है, फट जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पार्ट योजना की तुलना में विशेष पार्ट योजना होती है, कंपेयर टू जनरल लेसन प्लानिंग एंड स्पेशल लेसन प्लानिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है जो जनरल लेसन होता है, यानी कि सामान्य पार्ट प्लानिंग होती है, उसमें उसकी तुलना में विशेष पार्ट यानी कि जो स्पेशल लेसन प्लान होता है वह होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए व्यवस्थित एवं विस्तृत, यानी कि सिस्टमेटिक एंड डिटेल। बी ऑप्शन है लघु एवं विषय केंद्रित, यानी कि दोस्तों शॉर्ट एवं टॉपिक फोकस्ड। सी ऑप्शन है विस्तारित, यानी कि बहुत सारा जो कंटेंट है वो। उसके बाद डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा बी ऑप्शन, लघु एवं विषय केंद्रित। यानी कि दोस्तों जो सामान्य पार्ट यानी कि जो जनरल लेसन है वो प्लानिंग क्या है, स्पेशल प्लानिंग की तुलना में योजना में होती है, किसमें होती है, जो लघु शॉर्ट एवं टॉपिक फोकस, यानी कि जो लघु एवं विषय केंद्रित होते हैं उसकी तुलना में यह होती है लघु एवं विषय केंद्रित, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है, हाउ मेनी डेज डज द ओलंपिक गेम्स लास्ट। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ओलंपिक खेल है यानी कि ओलंपिक गेम है दोस्तों, उसकी अवधि कितने दिन तक होती है, यानी कि जो ओलंपिक गेम है वह कितने दिनों तक चलती है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है 16 डेज यानी कि 16 दिन। बी ऑप्शन है 14 डेज यानी कि 14 दिन। सी ऑप्शन है 10 डेज एंड डी ऑप्शन है 7 डेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा ए ऑप्शन, 16 डेज। यानी कि दोस्तों जो ओलंपिक खेल है वह 16 दिन तक चलते हैं, कितने दिन तक, 16 दिनों की होती है। यानी कि जो ओलंपिक गेम्स है दोस्तों, ओलंपिक गेम्स है वो कितने दिन तक चलती है, 16 डेज तक, यानी कि 16 दिन तक। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खेल क्रीड़ाओं से व्यक्ति बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर नियंत्रण करता है, यह कथन किसका है। Whose statement is that through sports a person control the skills of strength, speed, balance and morality and emotions। तो दोस्तों यह जो कथन है, यह जो स्टेटमेंट है वह किसका है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है अरस्तु, बी ऑप्शन है प्लेटो,
सी ऑप्शन है सुकरात एंड डी ऑप्शन है रूसो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यह कथन किसका है, यहां हमें देखना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, रूसो। यानी कि रूसो का यह स्टेटमेंट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसमें व्यक्ति क्या है, कंट्रोल द स्किल्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड एंड बैलेंस, मोरलिटी एंड इमोशन। यानी कि जो है प्लेयर्स है वो व्यक्ति जो बल, गति, संतुलन यानी कि बैलेंस, कौशल यानी कि स्किल, नैतिकता यानी कि इमोशंस वगैरह को क्या है, नियंत्रण करता है। यह कथन किसका है? रूसो का। किसका है दोस्तों? रूसो का। दोस्तों जो रूसो है, उन्होंने प्रकृतिवादियों ने क्या है, जो लाभ के साथ साथ प्राकृतिक नैतिकों का भी साधन स्वीकारा है। क्या साधन स्वीकारा है दोस्तों? जो प्राकृतिक नैतिकता है उसको भी स्वीकार है। तो दोस्तों यहाँ 28वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि रूसो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? एंजाइम कॉल्ड टाइलिन इज फाउंड इन। तो दोस्तों जो टाइलिन नामक एंजाइम है वह किस में पाया जाता है, वह हमें देखना है। ए ऑप्शन है आंतों में, बी ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर में, सी ऑप्शन है लार में यानी कि सलाइवा जो होता है लार उसमें, एंड डी ऑप्शन है अमाशय में। तो दोस्तों जो टाइलिन नामक एंजाइम है वह किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, लार में। किसमें दोस्तों? जो सलाइवा होता है, जो लार होती है दोस्तों, उसमें यह एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन नामक। तो दोस्तों जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो किसमें पाया जाता है? सलाइवा में। दोस्तों इसमें क्या है, एक प्रकार का एंजाइम होता है। दोस्तों यह जो है वो क्या है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जिस पदार्थ पर यह क्रिया करता है। क्या करता है दोस्तों? ये टाइलिन नामक जो होता है वो क्या एक क्रिया करता है, यानी कि कार्य करता है। उससे क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। दोस्तों जो टाइलिन नामक एंजाइम है उस सलाइवा में क्या एक रासायनिक परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? यह जो एंजाइम है वो क्या है, परिवर्तन कर देता है रासायनिक, किंतु यह स्वयं को अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जो सेल्फ क्या है, अपरिवर्तित रहता है। यह भोजन में क्या है, मिलने वाली श्वेतसारी पदार्थ को अंगूरी शर्करा यानी कि जो खट्टापन टाइप का होता है उसमें क्या है, ये बदल देता है। कौन? टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो क्या है, शर्करा में बदल देता है, इसलिए इसको टाइलिन नामक एंजाइम कहते हैं। तो दोस्तों जो एंजाइम है टाइलिन नामक वो किस में पाया जाता है? सलाइवा में, यानी कि लार में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है जो बैटन एक्सचेंज होता है, यानी कि दोस्तों ये ट्रैक है, उसमें जो बैटन एक्सचेंज यानी कि ये क्या है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो बैटन एक्सचेंज है, ये बैटन एक्सचेंज जो है इसमें जो रेखा होती है यानी कि जो लाइन होती है वो कौन सी कलर की होती है? व्हाट कलर इज द लाइन ऑफ बैटन एक्सचेंज जोन? तो दोस्तों यहाँ आंसर होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रीन, बी ऑप्शन है रेड, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है येलो एंड डी ऑप्शन है ब्लू। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों रेड। क्या होगा दोस्तों? रेड। यानी कि जो बैटन एक्सचेंज एरिया है, जोन है, वो किस कलर की होती है? रेड कलर की। किस कलर की दोस्तों? रेड कलर की। तो बैटन एक्सचेंज जो कलर होता है वो कौन सा होता है? एक्सचेंज जोन वो रेड कलर का होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों यह था हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पेपर डीएसएसपी का। दोस्तों इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। दोस्तों आपके जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।